अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कोविड की तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, खासतौर पे जो इंग्लैंड से स्ट्रेन आया है बड़ा तेजी से फैल रहा है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और उनकी एहलिया के हवाले से भी ये खबर सामने आ गई है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो इसको अभी मजीद सीरियस लेना होगा। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद वैक्सीन लगवाएं, ये महफूज है। आज एक वैक्सीनेशन सेंटर का मैंने खुद दौरा किया, वहां पर जाके इंतजामात देखे, लोगों से बातचीत की, इंतजामिया से बातचीत की। वैक्सीन के हवाले से ये इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में देखेंगे। और आखिर में लिंक रोड ज्यादती केस में मुल्जिमान को सजाए मौत हो गई। 6 माह के अंदर ये नतीजा सामने आया, लेकिन ये लड़ाई, ये जंग यहीं खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ एक पड़ाव है, सफर इससे कई ज्यादा आगे तवील है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। आज खबर आई दोपहर के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो है उन्हें कोविड वो तशखीस कर दिया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब वजीर सेहत, उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो हेल्थ के लिए हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वजीर आजम साहब कोविड पॉजिटिव हैं और वो अपने घर में सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं। शाम को कुछ घंटों बाद ये खबर आई कि जो खातून अव्वल हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हैं, वो भी आइसोलेट कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने और ये फैसल जावेद साहब ने ट्वीट करके हमें बताया कि उनका भी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और वो भी आइसोलेट कर रही हैं। फिर चूंकि कल हमारे सामने विजुअल्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वैक्सीन लगवा रहे थे। वैसे तो सदर पाकिस्तान ने भी लगवाई है, खान साहब ने भी लगवाई है। ये पावरफुल इमेज इसलिए था क्योंकि लोगों के जहन में बड़े ख्यालात थे वैक्सीन के हवाले से कि ये सेफ है, नहीं है, ये हमें बचाएगी या नहीं बचाएगी। और उससे अगले दिन ही जब ये खबर सामने आई है तो ऑब्वियसली उस नैरेटिव को एक धचका पब्लिकली लगा है। लेकिन इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, अगले दिन ही कोविड पॉजिटिव रिजल्ट क्यों आया है। इसको थोड़ा सा असद उमर साहब ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट्स भी होंगे, हम उस पर हवाले से भी बात करेंगे कि हुआ क्या है। असद उमर साहब ने बताया जी कि थर्सडे इवनिंग जो थी वो वैक्सीनेट किया है वजीर आजम साहब को, और उससे पहले ही उनको कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। तो जब उनको वैक्सीन लगाई गई है उससे पहले शायद कोविड का वायरस जो है वो सरायत कर चुका था उनके जिस्म के अंदर, इसलिए उनको पहले ये कोविड हो चुका था वैक्सीन लगने से पहले। अच्छा, अब थोड़ा सा ख्याल ऑप्टिक्स का भी होना चाहिए कि अगर सिम्टम्स हैं तो आप पहले प्री टेस्ट कर लें, क्योंकि इतना बड़ा अगर एक पर्सनालिटी जो है जिसने एक सिंबॉलिकली लीड भी करना है इस नैरेटिव को, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हुई है किसी पार्ट पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर जो सियासी क़यादत है उसका आला ज़रफ़ी की भी मिसालें हैं और कुछ जो है यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की भी मिसालें हैं, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमने सियासत में किस हद तक जाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी सिंपल और एक शॉर्ट नेक दुआओं का मैसेज किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। आई डोंट रिमेंबर कि जब बिलावल साहब को हुआ था कोविड तो उस वक्त सियासी तौर पर रिस्पॉन्स क्या आया था। बहरहाल शायद मुझसे मिस आउट हो गया हो, लेकिन ये अच्छा जेस्चर है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट की, उन्होंने भी मोर और लेस यही कहा कि जल्दी रिकवर करे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी तबीयत जो है वो जल्दी ठीक हो। इत्तेहादियों ने भी मैसेजेस किए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैसेज आया है जो बॉर्डर के उस पार से नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से बयानात में जो दोनों ममालिक के दरमियान आइस है उसको थॉ करने की शदीद कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी पोजीशनिंग की जा रही है, ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि भाई साथ मिलकर रहना है, दोनों जो ममालिक हैं वो नेबर्स हैं। तो ये मोदी साहब की जो ट्वीट आई उसमें उन्होंने कहा कि बेस्ट विशेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर अ स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो जो हालात हैं खास तौर पे दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इफेक्टिव है और पावरफुल भी है, और इसके एक तरह से ये बता भी रहा है कि मामलात शायद आगे जाके बेहतर हो जाए दोनों ममालिक में। कोविड वैक्सीन में प्राइम मिनिस्टर साहब को हो क्यों गया कोरोना? जब उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, हमने अपनी आंखों से वो वैक्सीन लगते हुए देखी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसके पीछे प्रॉब्लम यह है कि आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना होगा इस वैक्सीनेशन का। वो हम आपको बताते हैं वो क्या है, कि किस तरह ये वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन की जब पहली डोज के 15 रोज बाद जिस्म में कोविड के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा होने के अमल का आगाज हो जाता है। तो अभी आप ये देखिए, 2 दिन पहले अगर वैक्सीन लगेगी तो अभी आपकी कुव्वत मुदाफियत डेवलप नहीं हुई। पहली डोज के 21 रोज के बाद दूसरी डोज भी लगाना जरूरी है, जिससे कोविड के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत में मजीद इजाफा हो जाता है। दूसरी डोज के 15 से 20 रोज बाद जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी जो वायरस से महफूज रखने में मददगार होंगी। लेकिन याद रहे, यहां पर वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो सकता है। मेडिकल साइंस इस बात को बार बार हमें बता रही है कि कोविड होगा,
कुछ केसेस में शायद ना हो, लेकिन अगर हुआ तो वो माइल्ड होगा। जो फेटेलिटी, अमवात जो होंगी उनमें उनके कम होने का बहुत बड़ा इसमें एक प्लस पॉइंट है कि वो अमवात नहीं होंगी। इस हद तक नहीं जाएगा ये वायरस जब आपने वैक्सीन लगवाई होगी। ऐसी सूरत में वायरस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। सो ये बहुत सारी इसके बारे में मिसलीडिंग ट्वीट्स की जा रही हैं, मिसलीडिंग मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लोगों को पता है नहीं, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो मैसेज किए जा रहा है। भाई एक्सपर्ट्स की बात सुन लें, अपने जिस मामले में नहीं मालूम है दिमाग मत लड़ाए। और हमने भी आज अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स को ही बुलाया है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शमाइल दाऊद वाइस चांसलर UHS लाहौर हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब काफी शुरू से ही कोविड के इस पूरे इनिशिएटिव को लीड भी कर रहे हैं और बड़ा एक्टिव पार्ट भी प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर शमाइल साहब हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सो आप दोनों हमारे पास मौजूद हैं और इससे पहले भी प्रोग्राम में आपसे बार बार बात करते हैं। डॉक्टर साहब जावेद अकरम साहब, चूंकि दोनों ही डॉक्टर साहब हैं मेरे पास, मुझे लगता है नाम भी लेना पड़ेगा। डॉक्टर जावेद साहब, ये जो वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज के बाद तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कुछ लोग पहले लगवा ही नहीं रहे। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो कहते हैं हमने नहीं लगवानी है। हालांकि मेरे घर में मेरे जो तमाम बुजुर्ग हैं हमने उनको वैक्सीनेट कराया है, क्योंकि जो वैक्सीन है इस वक्त वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इस वक्त इंसानियत के पास और कोई चीज नहीं है जिससे कोविड को रोक सकें। सो ये मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा हमें ये समझाना जरूरी है कि पीएम साहब को क्यों हो गया कोविड। वैक्सीन तो लगाई थी उन्होंने। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बड़ी तफसील से बताया और बिल्कुल सही बताया। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को तकरीबन 36 या 48 घंटे बाद वैक्सीनेशन कराने के पहली डोज के बाद हुआ। तो जाहिर है कि एक तो ये मैं बता दूं कि वैक्सीन इसकी वजह नहीं बनी और ना कभी बनती है, क्योंकि जो वैक्सीन उनको लगाई गई ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि वायरस को किल कर दिया जाता है। बायोप्रोपिनोलोन से एक कंपाउंड होता है, उससे इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। स्पाइक प्रोटीन्स जो उसके ऊपर होती हैं उनको महफूज कर लिया जाता है और बेसिकली वो स्पाइक प्रोटीन्स आपको एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो एक तो कई लोगों का ये भी मिसपरसेप्शन है कि शायद वैक्सीन लगने से उनको हो गया, ऐसे कोई सवाल नहीं। अच्छा, ये बात मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि चूंकि आप डेड सेल्स जो हैं वो आप इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन में, इस वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये भी मिथ है, ये सुबह से मैं पढ़ रही हूँ सोशल मीडिया पे। ये भी मिथ है, क्योंकि जो टेस्ट का पॉजिटिविटी है वो भी और अगर खुदा न खास्ता अगर वैक्सीन से होना भी हो तो टेस्ट एकदम पॉजिटिव नहीं होता। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो बीमारी है, जब वायरस आपको लगती है तो उसका एक क्वाइसेंट पीरियड होता है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और इसका 1 हफ्ते से 10 दिन है जिसमें किसी को कोई अलामत नहीं होती। ये भी समझने की चीज़ है कि 30% लोगों को तो बाद में भी कोई अलामत नहीं होती, वो हील भी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनको हुआ था। जिनको ये सिम्टोमेटिक डिजीज़ होती है, माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर भी, उनको भी 10-12 दिन कुछ नहीं होता, उनको नहीं पता होता। हाउएवर उस वक्त इन्फेक्ट वो कर सक रहे होते हैं, तो ये इंक्यूबेट कर रहे होते हैं और उसके 10 या 12 दिन बाद अलामात शुरू होती हैं और फिर डिपेंड करता है कि वो या माइल्ड रहती हैं या मॉडरेट होती हैं या खुदा न खास्ता सीवियर हो जाती हैं। तो इसलिए ये और ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं, क्योंकि हमने 18,000 लोगों की मैंने खुद स्टडी की। अच्छा। और अब तो वो स्टडी का रिजल्ट भी आ चुका है, सबसे बड़ा, जिसमें हमने देखा कि जो हमने लगाई वैक्सीन उसके हमें एंड पॉइंट रीच हो गया, क्योंकि जब लगाते ही उनको 1 हफ्ते में 5 दिन में कोविड हो गया तो हमने उनको अनब्लाइंड कर दिया। जब अनब्लाइंड किया तो हमें समझ लग गई कि ये वायरस कैरी कर रहे थे, इनको अब वैक्सीन लग गई। अच्छा। अभी जो इस वक्त हम एग्जैक्टली मैं एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो स्टडी कर रहा हूँ, जो ZF2001 एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, उसके साथ उसके प्रोटोकॉल में हमने ये बिल्ड कर दिया है कि हम किसी को वैक्सीन नहीं लगाएंगे इस रिसर्च में जब तक उसका RT-PCR नेगेटिव नहीं होगा और एंटीबॉडी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा खत्म हो जाए। थोड़ा सा ना ये इसको हमने आसान ज़बान में बताना है, थोड़ा टेक्निकल हो जाए ना तो फिर लोग शायद उनको ये टर्म समझ में नहीं आती। तो आपने बेसिकली ये बात अभी जो की है, इसी पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगी डॉक्टर शमाइल आपके पास, क्योंकि ये जो तीसरा वेरिएंट है, ये जो यानी तीसरी लहर में जो नया वेरिएंट आया है जो कि इंग्लैंड से आया है, ये शायद साउथ अफ्रीका से चला, वहां से इंग्लैंड गया, वहां से आया, खैर जहां से भी घूम घुमा के आ गया, अब यहां पर आ गया। ये एक तो मुझे हमें बताइए ये तेजी से क्यों फैल रहा है,
دوسرا یہ زیادہ خطرناک کیسے ہے؟ جو پہلی لہر تھی ہمارا خیال تھا کہ وہ سب سے خطرناک تھی، دوسری تھوڑی سی مائلڈ تھی، یہ ایک دم سے مزید خطرناک وائرس کیسے؟ جی ماریا بہت شکریہ. پہلی چیز سمجھنے کی ہے جب سے یہ وائرس کا آغاز ہوا ہے یہ وائرس بہت تیزی سے اپنی شکل میں یا اپنی جو اس کے اوپر وہ چیزیں سٹک کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو کرونا کہا جاتا ہے، جو پروٹینز ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ داخل ہوتا ہے ہمارے جسم میں اور خاص طور پہ پھیپھڑوں میں یا اس کے وال کے تھرو، اس میں لگاتار تبدیلیاں آتی رہی ہیں، رونما ہوتی رہی ہیں. اس میں سے یہ ایک تبدیلی ایسی تھی جو یو کے میں آئی اور ساؤتھ افریقہ میں بائی دا وے الگ سے تھی، وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں تھا، اور اسی طرح برازیل میں اور ملکوں میں بھی. اب اس ویریشن کی وجہ سے اس کی سب سے پہلے تو یہی سمجھ آئی انٹرنیشنلی، جو بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے سائنٹسٹ، کہ اس کی جو تیزی آ گئی اس کے پھیلاؤ میں، لیکن یہ چیز نہیں تھی کہ خطرناک ہے. لیکن اب جو آخری جو اس کے اوپر ریسرچ آئی ہے سامنے، اس سے یہ بھی آیا کہ اس کے اندر یعنی کہ اس کے پھیلاؤ کی تیزی کے ساتھ ساتھ اس کے جو سمٹمز ہیں، اس کی جو سیویرٹی ہے، اس میں بھی تیزی آئی ہے. اب یہ وائرس جو ہے یہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کر رہا ہے، وائرسز اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے میوٹیٹ کرتے ہیں. اس سے بچاؤ کے لیے ظاہری بات ہے وہی تدابیر ہیں جو ہم ابھی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماسک پہن رہے ہیں، کانگریگیشن یا ہجوم سے جو ہے اس کے لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو اکٹھے، ایس او پیز کو فالو کریں. لیکن جو سب سے بڑی چیز سامنے تھی وہ ویکسینیشن، یعنی ہمیں ایک قدرتی طور پہ پاکستان کو ہمیں ایک موقع مل چکا تھا جس میں یہ فرسٹ ویو کے بعد سیکنڈ ویو تک ہمارے پاس وقت تھا، اور پھر سیکنڈ ویو کے بعد بھی ہمارے پاس وقت تھا. اب ویکسینیشن جن ممالک میں ویکسینیشن اس وقت ساری دنیا میں 42 کروڑ کے قریب لگ چکی ہے اور روزانہ 10 لاکھ کے آس پاس لگ رہی ہے. اب اس میں ہمارے ہاں ویکسینیشنز جو ہیں اس کو تیز جتنا جن ملکوں نے کیا ہے ان ملکوں کی ایک دم لہر جو ہے وہ بتدریج تھمنا شروع ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو پہلے لاحق ہوئی بیماری ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو گئی، یا پھر جن لوگوں کو ہم ویکسین لگا رہے ہیں، جس طرح ابھی یہ ڈسکشن میں آپ نے آغاز کیا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس کی بتدریج ان ممالک میں اس کا پھیلاؤ میں رکاوٹ آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس تیزی سے ویکسین لگانی چاہیے وہ ہماری سپیڈ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی حکومت آفر بھی کرتی ہے ویکسین لگانا تو لوگ نہیں لگوا رہے. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں، لیکن لوگ ہچکچا رہے ہیں ابھی تک. ان کو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دیکھیں اس وقت تو حکومت نے 60 سے 70 اور 70 سے جو زیادہ تجاوز کر چکے ہیں ان لوگوں کو کوشش کی، یا جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ابھی حالیہ جو بلکہ آج کل میں ہی آیا کہ ایون ینگسٹرز جو تھے، جو ٹین ایجرز تھے، وہ بھی ایک ریزن بنے ہیں پھیلاؤ کا ان میں سے بھی، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا. اور یہ سمپٹومیٹکس بہت ہوتے ہیں، وہ گھروں میں لے آتے ہیں اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو یا بزرگ کو بھی لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ چیز اب سمجھنے کی ہے کہ ہم ویکسینیشنز ان میڈیم یعنی کہ جو ایج گروپ میں لوگ ہیں ان کو بھی لگائیں. ابھی ظاہری بات ہے ہم نے ابھی تک اکوائر بھی کم کی، اور دوسری بات یہ ہم فروری کے شروع سے سٹارٹ کیا تھا. اب تک جو 3,25,000 کا جو فگر ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے. ہم باقی ملک جو ہیں وہ بتدریج 100 میں سے 100 کی طرف بھی چلے گئے ہیں. کچھ ملک جو ہیں 50 سے زیادہ چلے گئے ہیں. امریکہ جیسے 37 کے قریب یعنی آؤٹ آف 137 لوگوں کو. اسی طرح یو کے، جن ملکوں نے 25 یعنی آؤٹ آف 125 لوگوں کو یعنی لگا دی ہے، ان ملکوں کی جو لہر ہے اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف چلا گیا. یہ تمام فگر سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بتدریج کرنے کی بجائے تھوڑا فاسٹ فوٹنگ پہ کریں، کیونکہ جو پچھلے تقریباً 15 روز کے اندر 50% سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک الارمنگ نمبر ہے، اور ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کا اب ہونا یہ بھی ایک الارمنگ چیز تھی. اور شاید یہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم بہت ریلیکس ہوئے تھے، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ تمام جو ہجوم بھی ہو رہے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب اور ان کی اہلیہ کا یہ کیس سامنے آنے کے بعد شاید لوگوں کو تھوڑی سی اور جیسے عقل آئی ہو کہ ابھی اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ابھی یہ جو ویکسین لگے گی، یہ بتائیے کہ حکومت تو شاید سب لوگوں کو اگر لگانا بھی چاہے اس وقت جلدی سے نہیں لگا سکتی. یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ جو باقی ایونیوز سے ویکسین آنی تھی جس میں آپ پرائس کیپنگ کر لیں،
جس کے پاس صلاحیت ہے وہ لگوا لے جا کے ویکسین، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لگوانا چاہتے ہیں لیکن ان کا وہ ایج گروپ ان تمام شرائط پہ پورے نہیں اتر رہی جو حکومت کہہ رہی ہے. سو یہ کب ہوگا؟ ہم یہ کب دیکھیں گے کہ جی اور ایونیوز کھلیں گے ویکسینیشن کے؟ دیکھیں جو کینسائنو ویکسین ہے، جو سنگل ڈوز ویکسین ہے، جس کا ہم نے 18,000 لوگوں کا ٹرائل کیا اور وہ اب ٹرائل پبلش بھی ہو گیا اور اس وقت وہ اویلیبل ہے رزلٹ. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس میں 100% جن کو بھی ویکسین لگی ان کو 100% کو سویے ڈیزیز سے پروٹیکٹ کیا گیا. یہ بہت خوش آئند چیز ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 100% کو پروٹیکٹ ہوا فرام سیویئر ڈیزیز. یعنی کہ آپ کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، آپ کو کوئی ایڈورس ایونٹ سیریس نہیں ہوا ان 18,000 جو ہم نے ٹرائل کیا، اور 77.5% تقریباً 78% کو ڈیزیز آل ٹوگیدر پریونٹ ہوئی. تو یہ بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں ود اے سنگل ڈوز ویکسین. وہ سنگل ڈوز ویکسین ہے اور وہ ویکسین اس وقت میرا خیال ہے منڈے کو لینڈ کر رہی ہے اور کمرشلی بھی اویلیبل ہو گئی ہے، ہو جائے گی اگلے ہفتے سے. اور اس لیے کیونکہ اس کا ٹرائلز وغیرہ کنکلوڈ ہو گئے اور سائنو فارم بھی اسی طرح ہوپفلی کمرشلی اویلیبل ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس کی پرائس رینج کیا ہوگی؟ یہ ساری سپوٹنک ہوگی، سائنو فارم ہوگی، اس کی پرائس کنٹرول کیا سچویشن؟ دیکھیں اگر آپ میسنجر آر این اے ویکسینز لیتے ہیں جو فائزر موڈرنا وغیرہ، وہ تو بہت مشکل ہے پاکستان میں ابھی آنی، کیونکہ ان کے لیے -60 یا -20 ٹیمپریچر چاہیے، جو کولڈ چین چاہیے، جو بہت مشکل ہوگی. ان ویکسینز کے لیے سب کے لیے 2 to 8 چاہیے، جو کہ پریکٹیکیبل ہے پاکستان میں اور دور دراز ایریاز میں بھی یوز کی جائے. ان کی جو پرائس آئے گی وہ تقریباً $10 سے $15 کے قریب ہوگی، اور جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور خاص کر کینسائنو کی کیونکہ ایک سنگل ڈوز ہی ہے، صرف ایک ہی لگنی ہے، تو وہ اور جو جہاں تک 2 ڈوز کی ویکسینز ہیں جیسے سپوٹنک ہے وہ $20 کے قریب ہوں گی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی مہنگی ہوں گی، اور گورنمنٹ کو چاہیے بھی ہے کہ اس میں پرائس کنٹرول رکھے اور ان کو مستند ہاتھوں میں دے. دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویکسین خالی آپ ہر دکان پہ رکھا دینے سے تو کمپلیکیٹ ہوگا. ویکسین کی پری ایویلویشن بہت ضروری ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہا کہ ہر کسی کو بلائنڈلی نہیں لگا دینی، پریگننٹ لیڈی کو نہیں لگانی، اور اسی طرح جن کو علامات ہیں ان کو نہیں لگانی. ناڑیوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، ناڑیوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. جو ایکسپرٹس ہیں جن کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ چیز بھی دیکھنا کہ بھئی وہ ضائع نہ کر دے ویکسین، اس کو ہینڈل صحیح طریقے سے کریں، اور پھر اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے ہم نے کہ اس کو بھول کے لگا کے ٹیکا بھول تو نہیں جائیں گے ان کو نا، ان کو فالو اپ کرنا ہے، اور جہاں سے لگوائی ہے ان سے رابطہ رہنا چاہیے. اب ہم جب کر رہے ہیں ٹرائل تو ہم ہر روز اپنے والنٹیئرز کو فون کر کے پوچھتے ہیں اور انہیں ہفتے 10 دن بعد بلاتے ہیں سو پھر یہ ڈاکٹر شمائل یہ جو بڑا ڈیٹیل پروسیس ہے ڈاکٹر جاوید اکرم میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ہچکچاہٹ اور یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ ویکسین لگوا لیں گے؟ شاید کچھ ممالک نے کچھ ویکسین جو ہے اس کو روکا ہے، ان کے وہاں کچھ کیسز ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو پرسیپشن یہ کہاں سے آ رہا ہے کہ ویکسین لگوانے سے ان کو شاید کوئی اور کنڈیشنز ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ جو پاکستان میں لگ رہی ہے وہ تو بڑی کلوزلی مانیٹر کی جا رہی ہے، ان کو میسج کیے جاتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ فالو اپس ویکسین کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں لکیلی جو پاکستان میں لگی ہے، اس میں تو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کوئی خبر ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ یہ تو مسائل نہیں. پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کینسائنو بایو کا، وہ جو مسائل آئے بھی ہیں وہ تقریباً 18 کیسز یورپ میں آئے ہیں، اور اس کے باوجود اس کو انہوں نے ایگزامن بھی کیا ہے. تو وہ ابھی ہمارا ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اصل چیز کمیونیکیشن کی ہے. حکومت کو اور میڈیا کے ذریعے، آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمیں یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. اب جس طریقے سے یہ آج ایک مہمہ سامنے کھڑا ہو گیا اور کنفیوژن کریٹ ہو گئی، وہ سب لوگوں کو سمجھنا ضروری تھا کہ پرائم منسٹر کو جو ویکسین لگی تھی وہ ایک وقت پہ لگی اور ان کو اس سے پہلے ایکسپوجر ہو گیا، اور وہ ٹوٹلی 2 الگ چیزیں تھیں. اور ویکسین لگنے کے تقریباً 2 ہفتے سے 3 ہفتے کے بعد کا وقت اسی لیے دیا جاتا ہے کہ دوسرے ڈوز کے بعد کے پہلے میں
جو آپ کی امیونٹی بنتی ہے دوسرے ڈوز سے اس کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور تبھی جا کے آپ کو وہ جسے کہتے ہیں ایک پروٹیکٹیو میکنزم آپ کے جسم میں بن چکا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وائرس سے جو ہے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہوتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے پروگرام میں کہا بھی شروع میں کہ یہ گارنٹی نہیں کرتا کیونکہ ویریشنز جو ہیں وہ پھر بھی لاحق ہو سکتی ہے بیماری. یہ صرف اس چیز کی آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ آپ سیویئر ڈیزیز سے بچ سکیں اور خدا نہ خواستہ ایک تو کمپلیٹلی بچیں یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے تو وہ کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ کوسچن. ڈاکٹر شمائل, لوگ اکثر پوچھتے کون سی ویکسین لگوائیں, رشین لگوائیں, چائنیز لگوائیں. بہرحال یہ بڑا لاجیکل, ہاں میرا ماننا ہے کہ جو مل جائے, جو ایکسس ہو آپ وہ لگوا لیں. مطلب میرا پرسنل بلیف یہ ہے, آپ بتائیں. بالکل لاجیکل بات ہے, یہ لاجیکل بات ہے. باقی دنیا میں لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے, ہم پھر بھی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس اب یہ چوائسز آ رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو پہلے اویلیبل ہو اس کو لگوا لیں. یہ چیز آپ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ کسی کی 70% ہے, کسی کی 80% ہے, کسی کی 90% ہے. آپ کو نہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کچھ آپ کا ایک امبریلا ہے, آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے. اگر سائنو فارم ہے یا کین سائنو بایو ہے یا اسپوٹنک ہے, جو بھی آپ کو میسر ہو وہ آپ لگوائیے. جو ویکسین ملتی ہے وہ لگوا لیجئے, ویکسین ضرور لگوائیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پر جانے سے پہلے تو جن لوگوں کی بہت زیادہ فالوورشپ ہوتی ہے, خاص طور پہ وہ جو مذہبی نوعیت کی لیڈرشپ ہوتی ہے, جن کے بات جو کہی ہے وہ ان کے فالوورز بالکل حرف آخر مان کے چلتے ہیں, ان کو خاص طور پہ ایسے موقع پہ کنفیوژن پیدا نہیں کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بات چیت کر رہی ہوں. آج جو وزیر اعظم کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد ان کا رد عمل تھا, ذرا یہ سن لیجئے, اور اس سے کنفیوژن بڑھے گی ان کے فالوورز میں یا کم ہوگی یہ بھی آپ طے کر لیجئے. مولانا صاحب نے کیا کہا, دیکھیے. میں تو ان کی شفایابی کے لیے دعاگو ضرور ہوں, لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ویکسین لگا کر کرونا, تو یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر یہ کرونا فراڈ ہے. کیونکہ ادھر 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈ کیس میں ان کو بلا لیا ہے, اور ادھر ویکسین کے بعد جو ہے ان کو کرونا ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں. سیاست اپنی جگہ, ویسے مولانا صاحب کا سینس آف ہیومر اچھا ہے, لیکن یہ بات بالکل بھی فنی نہیں ہے. ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان کو اس بات پہ ہنسی نہیں آئے گی. جو ہسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹرز میں کم پڑ رہے ہیں, ان کو بھی ہنسی نہیں آئے گی. اور جو لوگ اس ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں, ایسے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کووڈ ہے یا نہیں ہے, ان کے لیے بھی بالکل فنی بات نہیں ہے, وہ اس کو بہت سیریسلی لیں گے. تو اس طرح کی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس دینے سے اجتناب کیا جائے. سیاست کرنے کے 1000 اور مواقع ہیں, اس پینڈمک پہ سیاست مت کریں. بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ایک ویکسینیشن سینٹر لے کے جائیں گے. آج صبح میں نے وہاں چکر لگایا, لوگوں سے بات کی, اور جو بھی چھوٹی موٹی کنفیوژنس تھیں وہ مزید دور کرنے کی کوشش کی ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں آپ کو لے کے جائیں گے اسلام آباد کے ترلئی میں واقعہ اس ویکسینیشن سینٹر میں. وہاں ہم نے کیا دیکھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہے ترلئی میں. یہاں پہ جو کووڈ ویکسین ہے اسلام آباد کے مضافات میں وہاں لگ رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب موجود ہیں. ماسک میں دوبارہ لگانے لگی ہوں تاکہ یہاں پہ ایک جو SOP کا پراپر طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ایک تو وقت نکالنے کے لیے. سیٹرڈے ہے, بڑا بزی دن ہے. ویکسین کے بارے میں بالکل ہم آپ سے وہ سوال پوچھیں گے جو عام پبلک کے ذہن میں ہے. سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہاں رسپانس کیسا ہے, کیا لوگ انکریج ہو کے اب آ رہے ہیں ویکسین لگوانے؟ جی, یہاں پہ اس ٹائم آلموسٹ 500 کے قریب پر ڈے جو ہے وہ ویکسین لگ رہی ہے, اور لوگ 90+% جو ہے وہ لوگ ویری ہیپی. اینڈ دین 5% پیپل جو آتے ہیں جن کا کوڈ جنریٹ نہیں ہوتا یا پھر اسکیجول نہیں ہوتا, وہ پھر بھی آ جاتے ہیں. اینڈ دین ایلڈرلی ہوتے ہیں, تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں. ادروائز سسٹم کے حوالے سے, اسکیجولنگ کے حوالے سے, ویکسینیشن کی ڈلیوری کے حوالے سے, سپلائی چین مینٹیننس کے حوالے سے تمام چیزیں بہت بہتر جا رہی ہیں, اور ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے خیال ہے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کو دکھائیں کہ جو یہاں پہ آپ نے پراپر نشان وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ڈسٹینس مینٹین کریں. ایک اور مجھے بات بتائیے گا کہ ہم بالکل لوگوں کو واک تھرو کرتے ہیں کہ جس کو نہیں معلوم ویکسین کیسے لگوانی ہے, کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہے, ویکسین وہ لگوانا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ 2-3 پہلے بتائیے اسٹیپس کیا ہیں. سب سے پہلے جب ان کو ایک میسج آتا ہے 1166 سے اسکیجول کا, اسکیجول کے 2-3 قسم کے میسیج ہیں. پہلے تو 1166 پہ وہ اپنا ID کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے, یہ یاد رکھیے کہ اس میں جو ڈیش ہے وہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے, وہ بھیجیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ان کو اگر وہ 70+ ہیں یا پھر انڈر 70 ہیں اور یا پھر ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, 70+ والے دے کین واک ان اسکیجولڈ ہے, آ کے کہیں پہ بھی اپنا ID کارڈ دے دیں اور اپنا کوڈ جنریٹ کرا کے وہیں سے ویکسینیشن کرا دیں. ایک اور کوشچن ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی سیال کوٹ میں, گجرا والا میں, وہاں پہ یا کوئی اور شہر میں ان کا ID کارڈ
रजिस्टर्ड है, पता वहाँ का आता है, फिर भी वो इधर आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं? 70+ हो तो, बट अगर अंडर 70 है तो उनको अपना सेंटर 1166 पे डिस्ट्रिक्ट चेंज कराने के लिए, प्रोविंस चेंज कराने के लिए, या सिटी चेंज कराने के लिए, सेंटर चेंज कराने के लिए उनको राब्ता करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 70 साल से बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी उनका रजिस्टर्ड है, उनको लगा दी जाएगी वैक्सीन? बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। उसके अलावा 3 तरह के मैसेज हैं। एक तो ये है कि कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपको डेट फलां सेंटर आपका है और आपको डेट बता दी जाएगी। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि उनको जब ये मैसेज आ जाता है कि आप लोगों का सेंटर ये है और आपको कोड के जरिए बता दिया जाएगा कि आपका फलां डेट है, तो फिर वो वही मैसेज लेके आ जाता है कि ये हमारी डेट है आज। हालांकि वो डेट नहीं होती और वो उनको एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि आपका ये वाला सेंटर फलां वाली डेट को फलां वाली जगह के ऊपर आप जाकर अपनी वैक्सीन लगाएं इस कोड के अगेंस्ट। तो ये वाला ऑथेंटिक मैसेज होता है। और फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए भी अंडर 70 वाला ही प्रोसीजर है कि स्केड्यूल्ड होते हैं और विदाउट स्केड्यूलिंग, और अगर आप एक मतलब अपना स्केड्यूल मिस कर देते हैं तो वो अगले दिनों में जाके लगवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपका स्केड्यूल अगले दिनों में हो तो आप जाके पहले नहीं लगवा सकते। ठीक है, यानी कि पहले जो है आप नहीं जा सकते, अगर आपकी डेट मिस हो जाए उससे अगले दिन जा सकते, पहले नहीं लगाएंगे। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको जरा हम रियलिस्टिक पिक्चर देना चाहते हैं कि एक तो वक्त कितना लगेगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या वो साथ लेके आएँ, क्या क्या चीज़ें वो घर छोड़ के आएँ, कितने लोग वो साथ ला सकते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनको ये ज़रा बताइएगा। जी, चूँकि आपको पता है कि दिस इज़ अ प्रायोरिटी, 70+ इज़ अ प्रायोरिटी, डिसेबिलिटी इज़ अ प्रायोरिटी। तो हर बंदे के साथ हम एक बंदा ज़रूर जाने देते हैं क्योंकि एल्डरली है, और फिर हमारा स्टाफ यहाँ पे आप देखें अवेलेबल है, वो असिस्ट करते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अंदर जाते हैं, वहाँ पे काउंटर के ऊपर उनका आईडी कार्ड वेरीफाई होता है, कोड वेरीफाई होता है, और फिर वहाँ से जाके वैक्सीनेट कराते हैं। हमारे पास जो अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, साइड के ऊपर कोई पेन हो, ब्लड वगैरह हो निकला है, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, कोई टैकीकार्डिया या कोई एंजाइटी में हो जाए, तो उसके लिए मैनेजमेंट करें, हमको तो इफ़ी मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो हमारे पास तमाम का तमाम सिस्टम इन प्लेस है। हम लोगों को ये ज़रूर कहेंगे कि आते हुए मास्क, सैनिटाइज़र, और आके बहुत सारे लोग क्योंकि सारे के सारे एल्डरली हैं, 60+ है, तो हर किसी को प्रायोरिटी चाहिए होती है। जो पहले आता है वो पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराता है। अभी देखें अंदर सारे के सारे लोग कर रहे हैं, फैसिलिटेशन हो रही है, कोई इश्यूज नहीं है। बट समटाइम्स 100 में से एक आधा बंदा ऐसा होता है जिसका कोड नहीं आ रहा होता, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक और बात है कि कुछ हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी हमने कोविड में वैक्सीनेट करना है, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है अभी उनको नहीं यहाँ फैसिलिटेट करते कि वो वॉक इन करें अगर उनकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा? अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा। हमने 24,000 लोगों को भी वैक्सीनेट किया। अगर कोई इस तरह के केसेस हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज हम जरूर इजाज़त लेंगे और हम करा देंगे। अच्छा, मिथ्स भी है ना, बहुत सारी लोग घबराते भी हैं आके, किस तरह के सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, मेरा दिल तो नहीं बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी, इसलिए हम ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि ये लोगों के आम क्वेश्चंस हैं और हम उनके जवाब लेना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने आएंगे तो कुछ मतलब खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ? जैसे कोविड-19 जब शुरू हुआ तो लोगों के बहुत सारे मिथ्स से कोरोना नहीं है, और फिर जो केसेस आना शुरू हो गए, लोगों को रियलाइजेशन होना शुरू हो गए, तो फिर वो कंस्पिरेसी थीरीज हर जगह पे होती है। वैक्सीनेशन के हवाले से ये है कि अभी तक हमने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान को मिला तो लाखों में लोग अभी तक हो चुके हैं, और बहुत रेयर कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, वो भी छोटी छोटी, जैसे मतलब ब्लीडिंग हो गई या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई। कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा अभी तक मेजर रिपोर्ट नहीं हुई। वो कितने दिन में, कुछ लोग कहते हैं बाजू में भी तकलीफ होती है, शायद बुखार भी चढ़ जाता है, वो कितने दिन में ठीक हो जाती हैं जो आप छोटी मोटी बातें बता रहे हैं? 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, कोई तो परेशानी वाली बात नहीं होती। उनके लिए एडवाइस ये है कि अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें और जो मेडिकेशन वो आपको बता दें तो वो आप ले लें। ठीक है, और जो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो पता नहीं कुछ दिल पे असर पड़ता है, तो गुर्दों पे असर पड़ता है, ज़हन पे असर पड़ता है, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी ना, मार्केट में है। यहाँ पे हमें जो वैक्सीन लगने के बाद ना लोगों की एप्रीहेंशंस जो होती है ना, तो यू फील कि मुझे वैक्सीन लगी है। इफ यू कीप ऑन फीलिंग कि मुझे वैक्सीन लगी है एंड आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, तो ये एंजाइटी और ये जो है ना, एग्जैक्टली कुछ होने का इंतजार ना करें, हो सकता है कुछ भी ना हो, मतलब तकलीफ भी ना हो। वी हमारे जितने भी लोगों ने लगवाया है, मतलब यहाँ पर वी डिडंट रिसीव एनी फीडबैक के कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई और कोई इस तरह की चीज़ हुई है। थिंग्स आर
मतलब बेहतर है, बहुत बेहतर है। आज का मकसद ही ये इस गुफ्तगू का है कि हमने लोगों को कन्विंस करना है। आपको मैं बताऊं कि मेरे वालिदैन जो मैंने मेरे वालिद साहब, मेरे जो बाकी घर के बुजुर्ग हैं, हमने उनको वैक्सीन लगवाई है और सरकारी जो फैसिलिटीज़ है उससे ही लगवाई हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को हम ये बताएं कि हम खुद इसको ट्राई आउट कर चुके हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ सिर्फ हवा में बातें करें। अच्छा, एक डोज लगेगी पहले और उसके बाद अगली डोज लगेगी, उसका प्रोसीजर बताइए और वो क्यों ज़रूरी है? पहली डोज के बाद जो दूसरा डोज है वो 21 डेज के अंदर स्केड्यूल करता है और वो सिस्टम खुद मैसेज भेज देता है। ठीक है, दोबारा तो SMS आएगा? बिल्कुल, वंस यू आर वैक्सीनेटेड द फर्स्ट डोज, सेकंड डोज के लिए आपको खुद ही मतलब सिस्टम आपको अवेयर कर देगा। ठीक है, और अगर दूसरी डोज आगे पीछे हो जाए, यानी कि दूसरी डोज में आप ना लगवा पाए, उसको लेट लगवा लें, तो पहली का असर तो ज़ायल नहीं हो जाएगा? तो साइकिल अगर कोई 6-7 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोशिश करें कि ना हो। अगर कोई इस तरह की मजबूरी है तो फिर विल हेल्प यू विद दैट, कि जो भी हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं और हमारे जो हेल्पलाइंस हैं 1166 है और अदरवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के जो है वहाँ पर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी है कि इसके बाद क्या कोरोना नहीं होगा? क्या कोविड होगा ही नहीं? प्रोटेक्शन लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बिकम्स वेरी लो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लेवल्स पे अगर रिसर्च देखें तो काफ़ी सारे लोगों को उसके बाद भी कुछ हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में। लेकिन इन द ग्रेटर इंटरेस्ट अगर आप देखें, अगर 100 में से जो है 80% लोग जो है वो सेफ हो जाते हैं, तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। सो इसको लगवाने से क्या जो अगला खुदा न खास्ता अगर कोविड हो जाए, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल कोविड नहीं हो सकता, तो क्या उसकी इंटेंसिटी कम होती है या उसका असर कम होता है? ये किस तरह काम करता है? अब इम्यूनिटी जो है वो इसी तरह से तो ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसमें जो बॉडी को वायरस को रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वायरस को जो है इस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता। और रेयर चांसेस हैं कि जिसमें ये इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं, लेकिन अगर 100 में से फिर भी अगर 80% लोग सेफ रहते हैं तो हम इसको हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब हम ये वर्ड जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन। अच्छा, जैसे आज किसी ने वैक्सीन लगवाई है तो उसके बाद क्या फौरन ही वो कोविड के बारे में एहतियाती तदबीर जो है उन पे अमल छोड़ तो ना दे? क्योंकि ये किक इन कितने अरसे बाद करती है कि आज लगवाई तो आज से इसने काम करना शुरू कर देना? देखिए, जो इनोकुलेशन जो है, जब हम इनोकुलेट करते हैं उसको इट टेक सम टाइम, और सडनली हम लोग वो SOPs वो नहीं छोड़ सकते। आपने इन एनी केस यू हैव टू बी केयरफुल, आपने SOPs पूरे अमल दरामद करने हैं, मास्क पहनना है और वही जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको नहीं छोड़ना, इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, बिकॉज अगर आप एट रिस्क नहीं है तो अगला बंदा एट रिस्क हो सकता है। सो उसमें जैसे अगर आज एक डोज लगवाई, 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगवाई, फिर हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि जी अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस पर काम करना शुरू करेगी, या पहली डोज के बाद ही वो काम करना शुरू? बिल्कुल ऐसे ही है, पहली डोज के बाद कुछ टाइम लगता है, उसके बाद जब दूसरी डोज लगती है तो वो अपना जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, कौन से लोग जो हैं इनको उस वक्त आप एंटरटेन नहीं कर रहे, जो होता है ना कि इनकी कुछ खास मेडिकल कंडीशंस हों कि आप उनको कहें कि मत आए यहाँ पे, किसी का कोई खास मेडिकल कोई सिवियर कंडीशंस हो जिनको आप यहाँ जब वो आ जाते हैं और आप कहते हैं कि सॉरी आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते? ऑन गोइंग कोविड-19 की जो केसेस हैं या फिर रीनल जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं, किसी भी किस्म की थेरेपी के ऊपर है, तो हम उनको कहते हैं कि एडवाइस ज़रूर लें डॉक्टर से, क्योंकि जो उनका जो फिजिशियन होता है वो उनकी कंडीशन ज़्यादा बेहतर समझता है। सो वी सिटिंग हियर, हम उनको यही कह सकते हैं कि आप लोग जो है डॉक्टर से पूछ लें, बिल्कुल ऐसे। और हम जो भी चीज़ करते हैं वो डॉक्टर से की एडवाइस के बाद करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीम। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लग रही है और हमारे साथ खातून मौजूद है, उन्होंने वैक्सीन अभी लगवाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कोई ज़्यादा दर्द वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, we are used to it. You're used to it. सब डॉक्टर हैं क्या? Currently I'm working in Shifa International as a frontliner, nursing department. ओह ज़बरदस्त। तो मुझे बताइए कि आपने वैक्सीन लगवाने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में डबल माइंडेड हैं, तो आप क्यों लोगों को क्या बताएंगी कि क्यों वैक्सीन लगवानी चाहिए? अगर गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली वैक्सीन है तो प्रॉपर उसकी कोई अप्रूवल हुआ होगा, प्रॉपर कोई टेस्ट होंगे, उसके बाद आई है। और जो कि ये कोविड है वर्ल्ड वाइड है, तो अगर वैक्सीन आ गई है तो इट्स वेरी गुड कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। एंड वी आर एज फ्रंट लाइनर वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट वी शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन। सो लोगों के ज़हन में बड़े खदशात भी होते हैं कि पता नहीं वैक्सीन एक नई चीज़ है, पता नहीं क्या कुछ हो ना जाए, लेकिन आपको मैंने देखा है कि आपने लगवा ली है, तो आपके जहन में घर वालों ने तो नहीं कहा कि सोच लो, देख लो? इट्स टोटली अप टू मी।
हाँ मेडिकल फील्ड में हूँ, सो आई नो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिसाइडेड टू गो फॉर वैक्सीनेशन। सो अभी कोविड तो कहीं जाने वाला नहीं है, इधर ही है, सो वैक्सीन ही हमारा वाहिद इस वक्त इसके खिलाफ हथियार है। हाँ जी, वैक्सीन और आपकी अपनी प्रिकॉशंस, पर्सनल प्रिकॉशंस जो आपने लेनी है, एहतियाती तदबीर, घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, सो इसके साथ कोविड के साथ ही हमने रहना है, सो बेटर ऑप्शन इज़ वैक्सीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्सपीरियंस तो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह यह है कि नेडरा प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट रहा है, लेस ट्रबलसम, और ये हस्पताल तरलाई में जो है स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत तेज़ी से काम हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बड़ी खुशी होती है कि ये चीज़ें देखकर। आई एम 75 और मुझे आई फील नथिंग, आई फील परफेक्टली ऑल राइट, and I've heard very good things about Sinopharm, and that's being accepted now by Lancet in UK. It's also being accepted by the Journal of American Medical Association. तो ये मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने वैक्सीन ले ली है। मैं तो कहूँगा कि जब भी आपको मौका मिलता है, सबसे पहले आप वैक्सीन ज़रूर लगा लें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है जी। अपना घर से निकले हैं, उसके बाद हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें मतलब है कि जिस तरीके से इन्होंने मतलब है किया है, रिसीव किया है, और आगे इन्होंने हमें गाइडलाइन दी है, उसके मुताबिक हमने इंजेक्शन लगवाए हैं, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। आई थिंक कि हमें कोई अब लगा है ना, मेरे वैक्सीन हुई है ना, मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा। कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा जी, रजिस्ट्रेशन कराई, उसके बाद मैं खुद आया हूँ आज, और इधर कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ा स्टाफ कोऑपरेटिव है, और उसके अलावा हर चीज़ मैनेज हो रही है बेहतरीन तरीके से, हर चीज़ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, दम दरूद कराना चाहते, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अब वैक्सीन मौजूद है, बीमारी मौजूद है, तो अकल का तकाजा तो ये है कि टीका लगवाएं। जहाँ तक इसका इंतज़ाम करने का ताल्लुक है, रजिस्ट्रेशन कराने का, इससे सिंपल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इनके तो सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है। खुद कोरोना भुगता हुआ है, इसलिए हम तो ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में। मेरी तो बेटी और मेरा दामाद दोनों, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा दिमाग खाया था कि अम्मी जाके आप वैक्सीनेशन करवाएं। मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ इसका इमरान खान का कि उन्होंने इतना अच्छा ये उठाया है। ये आप गरीबों को भी ये करें। हम तो चलो प्राइवेट भी लगवा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट की चीज़ है वो सही है। हमने कोशिश की कि वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसके बारे में और उससे मुतालिक जो मिथ्स हैं उनके कुछ जवाब तलाश करने की कोशिश करें। मैं दोबारा कहूंगी कि अपने घर के बुजुर्गों को हमने वैक्सीनेट करवाया है। कोविड में वैक्सीन ही आपकी सबसे बेहतर बेट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। अभी भी अगले चंद माह में साल भी लग सकते हैं। वैक्सीन और नो वैक्सीन का अगर मुकाबला हो तो डेफिनेटली वैक्सीनेट करवाना हर लिहाज से बहुत बेहतर है। वेलकम बैक। लिंक रोड ज्यादती केस फैसला जो है वो आज सुना दिया गया है। दोनों मुल्जिमान आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत, डकैती और अगवा के जुर्म में उम्र कैद और 14 साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें भी बहुक्म सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया है। ये तो हो गया, लेकिन क्या ये काफी है? हरगिज नहीं। लिंक रोड ज्यादती केस से जुड़े चंद अहम सवालात अभी भी बाकी हैं। वो क्या हैं? गिरफ्तारी के 5 माह से ज्यादा अरसे के बाद फर्द जुर्म पुलिस का तहकीकाती निजाम इतना सुस्त क्यों है? साबिक CCPO लाहौर उमर शेख के मुतासरा खातून के मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात का क्या हुआ? क्या यह फैसला खौफजदा खवातीन को तहफ्फुज का एहसास फराहम कर सकेगा? क्या हमारा निजाम इंसाफ खवातीन को आबिद मली जैसे आदी मुजरिमान से तहफ्फुज फराहम कर सकता है? क्या अदालतें खवातीन के खिलाफ ज्यादती के दीगर आम केसेस में भी तहकीकात के जदीद तरीके अपनाएंगी, जिसमें मीडिया का प्रेशर ना हो, सोसाइटी का प्रेशर ना हो? क्या हमारी खवातीन गलियों में महफूज हैं? क्या वो निज़ाम इंसाफ पर भरोसा करें? इंसाफ के निज़ाम और इदारों को मीडिया और मुआशरती दबाव के बगैर भी काम करना होगा। प्रोग्राम का खत्म हो गया। फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn reise nach Disney World zus par an.